नमस्कार और स्वागत है। आज हम सब मिलकर समय में एक बहुत लंबा सफर करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जो लगभग 4700 साल पहले शुरू हुई थी। ये कहानी है एक बेहद उन्नत और कह सकते हैं रहस्यमय सभ्यता की। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसे गलती से खोजा गया था और जिसके कई राज आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए इस आर्कियोलॉजिकल जासूसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। लेकिन हमारी ये कहानी एक बड़े अजीब सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर जो हजारों सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ था, उसे कोई गलती से कैसे तबाह कर सकता है? यह सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? पर यही सवाल हमें हड़प्पा की उस अविश्वसनीय खोज की तरफ ले जाता है। तो ये सब शुरू हुआ करीब 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं। अब इंजीनियरों को लाइनें बनाने के लिए चाहिए थीं ढेर सारी ईंटें, और तभी उनकी नजर पड़ी एक पुराने टीले पर, जो असल में बेहतरीन पकी हुई ईंटों का एक खजाना निकला। उन्होंने बिना सोचे समझे वहां से हजारों की तादाद में ईंटें उखाड़ी और अपनी रेलवे लाइनों में इस्तेमाल कर लीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किसी खजाने को नहीं, बल्कि एक पूरे प्राचीन शहर की दीवारों को तोड़ रहे थे। और बस इसी तरह जानकारी ना होने की वजह से हड़प्पा के कई हिस्से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गए। फिर काफी समय बाद, लगभग 80 साल पहले, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह का मुआयना किया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने ये महसूस किया कि ये कोई मामूली टीला नहीं है, ये तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक का खंडर है। और क्योंकि ये इस तरह का खोजा जाने वाला पहला शहर था, इसलिए इसके जैसे मिलने वाले सभी स्थलों को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। और बस यहीं से इस खोई हुई दुनिया की गुत्थी सुलझाने का काम शुरू हो गया। तो किसी भी जांच का पहला कदम क्या होता है? सुरागों को समझना। यहां हमारे सुराग थे शहर की बनावट। इन शहरों को प्लान कैसे किया गया था? उनका नक्शा हमें उस समाज के बारे में क्या बता सकता है? चलिए इन पहले सुरागों पर एक गहरी नजर डालते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह थी कि हड़प्पा के ज्यादातर शहर दो मुख्य हिस्सों में बटे हुए थे। एक था पश्चिमी हिस्सा, जो छोटा था लेकिन एक ऊंची जगह पर बना था। इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने दुर्ग या सिटाडेल का नाम दिया। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, जो काफी बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में बसा था, जिसे लोअर टाउन या निचला शहर कहा गया। ये बंटवारा साफ साफ बताता है कि शहर को बहुत सोच समझकर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था। और ये प्लानिंग सिर्फ कागज पर नहीं थी, बल्कि जमीन पर भी उतनी ही कमाल की थी। इन इमारतों की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि वे हजारों सालों के थपेड़े झेल गईं। ये उनकी निर्माण कला का जीता जागता सबूत है, जो आज भी हमारे सामने है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उनकी ईंटें वो इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थीं कि हजारों साल तक टिकी रहीं, और दीवारों को एक्स्ट्रा मजबूत बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे में फंसाकर, मतलब एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था। ये तकनीक दीवारों को जबरदस्त मजबूती देती थी। शहरों में कुछ खास इमारतें भी मिली हैं जो हमें उनकी जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताती हैं, जैसे मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ या महान स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा तालाब जैसा है, जिसका इस्तेमाल शायद खास मौकों पर किसी धार्मिक स्नान के लिए होता होगा। कालीबंगन और लोथल जैसे शहरों में अग्निकुंड मिले हैं, जो शायद यज्ञ या बलि की परंपरा का संकेत देते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हैं और आम लोगों के घर भी, जिनमें आंगन और कुएं तक होते थे। और सबसे हैरान करने वाली चीज, उनकी ढकी हुई नालियों का सिस्टम, जो एकदम सीधी लाइनों में बनी थी और बताती है कि वो लोग साफ सफाई को कितना महत्व देते थे। अच्छा, तो हमने शहर की बनावट तो देख ली। अब जरा उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो इन दीवारों के अंदर रहते थे। आखिर वो कौन थे, कैसे जीते थे अपनी जिंदगी? उनकी छोड़ी हुई चीजें ही हमें उनकी कहानी सुनाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हड़प्पा का समाज शायद कई हिस्सों में बटा था। हो सकता है शासक रहे हों जो शहर बनाने की प्लानिंग करते थे और दूर दराज के इलाकों से कीमती धातुएं और पत्थर मंगवाते थे। फिर आते हैं लिपिक यानी स्क्राइब्स, जो लिखना जानते थे और मोहरें यानी सील्स तैयार करने में मदद करते थे। और हाँ, एक बड़ी आबादी थी शिल्पकारों की। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जो अपने घरों या स्पेशल वर्कशॉप्स में तरह तरह की कमाल की चीजें बनाते थे। हड़प्पा से जो चीजें मिली है ना, उनमें जो बारीकी और फिनिशिंग है, वो किसी आम कारीगर का काम नहीं लगता। वो स्पेशलिस्ट्स यानी विशेषज्ञों का काम था। विशेषज्ञ मतलब एक ऐसा इंसान जिसे किसी एक ही काम में महारत हासिल हो, जैसे पत्थर तराशना या मोतियों पर पॉलिश करना या फिर मोहरों पर नक्काशी करना।
और ये विशेषज्ञ तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर, शंख और तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुएं तो थी ही। वो एक आर्टिफिशियल पदार्थ भी बनाते थे जिसे फाइनाइंस कहते हैं। ये एक तरह की शुरुआती सिंथेटिक मिट्टी थी। इतनी अलग अलग तरह की सामग्री का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन की तरफ इशारा करता है। उनके क्राफ्ट्समैनशिप का एक बेहतरीन नमूना है ये खूबसूरत लाल पत्थर कारेलियन से बने मनके या बीड्स। सोचिए, पत्थर को काटना, उसे आकार देना, फिर उसे चमकाना और उसके बाद उसके बीच में एक बारीक सा छेद करना, ये सब यकीनन किसी विशेषज्ञ शिल्पकार का ही काम हो सकता था। इसी तरह चर्ट नाम के एक पत्थर से बने ये बाट भी देखिए, कितने सटीक तरीके से इन्हें तराशा गया है। इनका इस्तेमाल शायद कीमती पत्थरों या धातुओं को तौलने के लिए किया जाता होगा। मतलब एक एडवांस्ड ट्रेड सिस्टम का सीधा सीधा सबूत। और फिर आती हैं पत्थर की बनी ये मोहरें। इन पर जानवरों के चित्र बने हैं और साथ में एक ऐसी भाषा में कुछ लिखा है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। जी हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो अब हम अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये शहर अकेले नहीं थे, बल्कि वे व्यापार और रिसोर्स इकट्ठा करने के एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। चलिए इस नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। इस नेटवर्क को समझने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कच्चा माल वो चीजें होती हैं जो या तो हमें नेचर से मिलती हैं या फिर जिन्हें किसान उगाते हैं और फिर उनसे फाइनल गुड्स यानी तैयार चीजें बनाई जाती हैं। और उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी। वाकई में वे आज के राजस्थान और यहां तक कि पश्चिम एशिया के ओमान से तांबा मंगाते थे। टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, सोना आता था दूर कर्नाटक से, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए जाते थे। ये तो एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी लंबी दूरियों तक ये सारा सामान आखिर कैसे पहुंचाया जाता था? उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के क्या साधन थे? इसके सुराग हमें मिलते हैं खिलौनों और मोहरों से। आर्कियोलॉजिस्ट को मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियां मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि वो जमीन पर बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और वहीं कुछ मोहरों पर नाव और जहाज़ों के चित्र बने हैं, जो ये बताता है कि वो व्यापार के लिए नदियों और समंदर के रास्तों का भी इस्तेमाल करते थे। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इस सभ्यता के अचानक गायब हो जाने का रहस्य। आखिर ये सारे लोग, ये पूरा समाज कहाँ चला गया? ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये सभ्यता कितने लंबे समय तक चली। करीब 4700 साल पहले इन महान शहरों की शुरुआत हुई थी, लेकिन लगभग 3900 साल पहले अचानक सब कुछ बदलने लगा और ये महान सभ्यता अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। इसके पुरातात्विक सबूत एकदम साफ हैं। लोगों ने धीरे धीरे इन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लिखाई, मोहरें और बाट, इन सब का इस्तेमाल बंद हो गया। दूर दराज से आने वाला कच्चा माल भी मिलना बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में तो सड़कों पर कचरा जमा होने लगा, ड्रेनेज सिस्टम ठप हो गया, और जो नए घर बने वो पहले की तरह शानदार और प्लानिंग के साथ नहीं बने थे। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स के पास कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई एक पक्का जवाब नहीं है। कुछ का मानना है कि नदियां सूख गईं, कुछ कहते हैं कि ईंटें पकाने और तांबा गलाने के लिए इतनी ज्यादा लकड़ी जलाई गई कि जंगल ही खत्म हो गए। कुछ इलाकों में शायद भयानक बाढ़ आई होगी, या ये भी हो सकता है कि शासकों का कंट्रोल खत्म हो गया और पूरा समाज ही बिखर गया। लेकिन इनमें से कोई भी एक वजह सभी शहरों के अंत को नहीं समझा पाती। और यहीं पर हम इस कहानी को एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक सिविलाइजेशन जो शहर बनाने में, इंजीनियरिंग में, ट्रेड में इतनी एडवांस थी, वो समय के साथ लगभग गायब ही हो गई। उसकी कहानी, उसका उदय और उसका पतन हमें आज अपने समाज और अपने भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।